गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योति आईएएस क्लासेज में। मैं केशव स्वागत करता हूँ करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे डेली न्यूज़, जो कि मैं एक आईएएस की जो कोचिंग एकेडमी है दृष्टि आईएएस, वहाँ से मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज की न्यूज़ में क्या है, ओडिशा में कृषि मृग की आबादी में वृद्धि, बेगम सुल्तान जहां क्लाइमेट विकृत समिट क्या है, मुद्रा विनिमय सुविधा, मेकेदातु परियोजना कावेरी, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 और एसीसीआर पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपके प्री के लिए भी अच्छा है और ये आपके मेन के लिए भी। ये आपका जो GS3 का पेपर है, ओडिशा में कृषि मृग की आबादी में वृद्धि, ये सिलेबस में है GS3 में, और साथ में संरक्षण वाले टॉपिक में है ये। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या आएगा, कृषि मृग या काले हिरण वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 IUCAN, और मेन में क्या आएगा, कृषि मृग संबंधित संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण स्थिति और उत्पन्न खतरे। तो चर्चा में क्यों है ये, हाल ही में ओडिशा राज्य द्वारा वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में ओडिशा में कृष्ण मृग या काले हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है। 6 साल में आबादी दोगुनी हो गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है कृष्ण मृग के बारे में। कृष्ण मृग का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप कैरीविकोपरा है, जिसे भारतीय मृग इंडियन एंटीलोप के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की एक प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये जो घास के मैदान है वहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है। इसे चीते के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। कृष्ण मृग एक दिन है, अर्थात यह मुख्य रूप से दिन के समय ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है। किसका है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का। सांस्कृतिक महत्व क्या है, यह हिंदू धर्म के लिए पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि इसकी त्वचा और सींग को पवित्र रंग माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिए यह सौभाग्य का प्रतीक है। संरक्षण स्थिति क्या है, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, और IUCN में इसका स्थान है कम चिंतनीय है। खतरा क्या है, इनके संभावित खतरों में प्राकृतिक आवास का विखंडन, वनों का उन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, अवैध शिकार आदि शामिल है। संबंधित संरक्षित क्षेत्र क्या है, वेलावदर कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, पॉइंट कैलीमर जो कि तमिलनाडु में है, और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के समीप, प्रयागराज जो कि पहले का इलाहाबाद हुआ करता था, उसके समीप यमुना पार क्षेत्र में कृष्ण मृग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह कृष्ण मृग को समर्पित पहला संरक्षण रिजर्व होगा। पहला संरक्षण रिजर्व कौन सा होगा, प्रयागराज के समीप होगा कृष्ण मृग संरक्षण रिजर्व। ओडिशा में कृष्ण मृग, काले हिरण को ओडिशा में कृष्ण सारा के नाम से जाना जाता है। काला हिरण पुरी जिले में बालूखंड, कोरनाक तटीय मैदान, वन्य जीव अभ्यारण्य तक ही सीमित है। गंजाम जिले में बालीपदर, भेटनोई और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में नवीनतम गणना के अनुसार वर्ष 2011 में 2194 की मृग आबादी की तुलना में 7358 मृग है। 2011 में कितने थे, 2194, और अब कितने हैं, 7358 है। इनकी आबादी में वृद्धि के मुख्य कारणों में आवासों में सुधार है, स्थानीय लोगों और वन कर्मचारियों द्वारा दी गई सुरक्षा शामिल है। भारत में पाए जाने वाली अन्य मृग प्रजातियां, बारहसिंगा है, वो भी एक मृग प्रजाति है, चित्तल, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, संगाई बरो एंडलर्ड हिरण,
हिमालयन सिरो भोंकने वाला हिरण, भारतीय काकड़, नीलगिरी तैगर, नीलगिरी आइबेक्स, तिब्बती मर्ग, हिमालय तैर, नीलगाय, चिंगारा इत्यादि है। तो अब अगला टॉपिक क्या है, बेगम सुल्तान जहां। ये आपके जीएस फर्स्ट में आएगा और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले में भी आ सकता है। प्रीलिम्स में क्या आएगा, बेगम सुल्तान जहां से संबंधित तथ्य, और मेन में बेगम सुल्तान जहां के महत्वपूर्ण कार्य तथा महिला सशक्तिकरण में उनकी भूमिका। तो ये आ सकते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में बेगम सुल्तान जहां की पुण्यतिथि मनाई गई है। यह एक परोपकारी, विपुल लेखिका, नारीवाद तथा महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होने के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर भी थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है महारानी सुल्तान जहां बेगम। ये भोपाल की चौथी बेगम थी। अब बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1858 को भोपाल में। यह भोपाल की आखिरी बेगम थी। इन्होंने 1909 से 1926 तक शासन किया, जिसके बाद इसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। वह भोपाल की चौथी बेगम महिला शासक थी। उन्होंने नगर पालिका प्रणाली की स्थापना की, नगर पालिका चुनाव की शुरुआत की और अपने लिए किलेबंद शहर तथा एक महल का निर्माण करवाया। किलेबंद शहर में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल की आपूर्ति में सुधारित कदम उठाए तथा शहर के निवासियों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान लागू किया। नारीवाद का प्रतीक, उन्होंने एक ऐसे समय में महिलाओं के लिए प्रगतिशील नीतियों की शुरुआत की जब महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के अधीन थी। मतलब पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता चलेगी, जैसे पिता है, पिता का लड़के की सत्ता हो गई। इसके चलते आज भी उन्हें नारीवाद का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 1913 में उन्होंने लाहौर में महिलाओं के लिए एक मीटिंग हॉल का निर्माण करवाया। महिलाओं को प्रोत्साहित करने और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भोपाल में क्या करवाया, नुमाइश मसनुआत ए हिंद नामक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। परोपकारी भी थी ये, जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की निधि के साथ सुल्तान जहां एंड्रोमेंट ट्रस्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सुल्तान जहां एंड्रोमेंट ट्रस्ट। उन्होंने देवबंद उत्तर प्रदेश में एक मदरसा, लखनऊ में नदवतुल उलम और यहाँ तक कि मक्का सऊदी अरब में मदरसा सुल्तानिया को भी निधि वित्त प्रदान किया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली जैसे संस्थानों और बॉम्बे और कोलकाता के कुछ प्रसिद्ध कॉलेजों ने उनसे प्रचुर अनुदान प्रदान किया। शिक्षाविद क्या है, उन्होंने 41 किताबें लिखी तथा अंग्रेजी भाषा की कई पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। कितनी पुस्तकें लिखी, 41। उनके द्वारा लिखी गई दर्स ए हयात नामक पुस्तक में युवा लड़कियों की शिक्षा और पालन पोषण के बारे में बताया गया है। उन्होंने स्वयं शुरू किए गए सुल्तानिया स्कूल में पाठ्यक्रम को नया रूप दिया और अंग्रेजी, उर्दू, अंक, गणित, गृह विज्ञान तथा शिल्प जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। उन्होंने लेडी मिंटो नर्सिंग स्कूल नाम से एक नर्सिंग स्कूल भी शुरू किया। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलाधिपति थी। दिसंबर 2020 में AMU के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बेगम सुल्तान जहां तथा इसके ऐतिहासिक संस्थान में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी गई है। उसकी मृत्यु कब हुई, 12 मई 1930 को। अगला है क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। दोस्तों ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि GS सेकंड, GS थर्ड और आपका इन्वायरमेंट और IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो ये सरकार नीतियाँ और एस्पेक्ट्स है, ये इनमें आने की इसकी संभावना है। तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मतलब कहीं ना कहीं तो ज़रूर आएगा। तो आप इसकी तैयारी करना अच्छे से।
प्रीलिम्स के लिए क्या आएगा इसमें, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आएगा, COP26, रेस टू जीरो अभियान, जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन। और मेंस के लिए जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था की भूमिका, क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट की विशेषताएं महत्व, पेरिस समझौते की भूमिका, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की साझेदारी। तो ये दोस्तों चर्चा में क्यों है? हाल ही में विश्व के राष्ट्रों के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और प्रकृति सहित में प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट की बैठक बुलाई। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चैंपियनशिप और यूनाइटेड किंगडम COP26 प्रेसिडेंसी के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था न्यून ऊर्जा खपत और न्यून प्रदूषण के आधार पर हरित पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है, जहां उत्सर्जन की आपूर्ति ग्रीन हाउस गैसों, नेट जीरो के अवशोषणों और उन्हें हटाने से होती है। इसके प्रमुख अभियानों में से एक रेस टू जीरो अभियान है, जो 708 शहर, 24 क्षेत्र, 2360 व्यवसाय, 163 निवेशक और 624 उच्च शिक्षण संस्थानों को एक सतत भविष्य के लिए जीरो कार्बन रिकवरी की ओर ले जाने के लिए समर्थन जुटाता है। तो इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक नेट जीरो उत्सर्जन को सुरक्षित करने और वर्ष 2050 तक वैश्विक ताप वृद्धि को औद्योगिक पूर्व के तापमान स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। मसर्क विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन और पोत संचालक है, जो वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने की प्रतिबद्धता के साथ रेस टू जीरो अभियान में शामिल हो गया है। विश्व भर में 40 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों ने 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचाने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। ये 40 संस्थान करीब 18 देशों में 3000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह की विभिन्न कंपनियां और संस्थानों के परिवर्तन को क्षेत्रीय व्यापक योजनाओं द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जो संशोधित जलवायु कार्य योजना के मार्ग में परिलक्षित होता है, जिसे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए मराकेश पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया है। क्लाइमेट एक्शन पाथवे वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दुनिया की पहुंच स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं, जो देशों और गैर राज्य नेतृत्वकर्ता को समान रूप से 2021, 2025, 2030, 2040 तक जीरो कार्बन वाला विश्व तैयार करने हेतु आवश्यक कार्यों की पहचान करने में मदद करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। इसका महत्व क्या है? भारी उद्योग जैसे एल्यूमिनियम, कंक्रीट, सीमेंट, रसायन, धातु खनन, प्लास्टिक तथा स्टील और हल्के उद्योग जो है उपभोक्ता की वस्तु, फैशन, ICT, मोबाइल, खुदरा वस्तु दोनों को तकनीकी रूप और आर्थिक रूप से डीकार्बोनाइज करना सुनियोजित है। जहां प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी नहीं की जा सकती, वहां इसकी सामग्री और ऊर्जा के उपयोग में कमी करके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्राकृतिक जलवायु समाधान जैसे परिवर्तनशील समाधानों को लागू करते हुए उत्पादन प्रक्रियाओं को डीकार्बोनाइज किया जा सकेगा। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए मराकेश पार्टनरशिप, ये क्या पार्टनरशिप थी? यह जलवायु परिवर्तन पर कार्यरत रहने वाली सरकारों, शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों तथा निवेशकों के बीच सहयोग स्थापित करके पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने और जलवायु तटस्थ तथा लचीले विश्व बनाने के लिए सभी हितधारकों की उच्च महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रेस टू जीरो अभियान क्या है? संयुक्त राष्ट्र समर्थित रेस टू जीरो अभियान में गैर राज्य अभिनेता
कंपनी, शहर, क्षेत्र, वित्तीय, शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने, 2030 तक जो वैश्विक उत्सर्जन है उसको आधा करेंगे और एक स्वस्थ, निष्पक्ष, जीरो कार्बन विश्व प्रदान करने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। रेस टू जीरो राष्ट्रीय सरकारों के बाहरी नेतृत्वकर्ताओं को जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए एक तर्क करता है। जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन क्या है? जलवायु महत्वाकांक्षी गठबंधन में वर्तमान में 120 राष्ट्र हैं और कई अन्य निजी भागीदार शामिल हैं, जो वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र या निजी भागीदार दुनिया भर में वर्तमान में उत्सर्जित ग्रीन हाउस के 23% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 53% के लिए जिम्मेदार है। भारत इस गठबंधन का अंग नहीं है। तो ये क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस मतलब जलवायु महत्वपूर्ण गठबंधन जो है, इसमें भारत इस गठबंधन का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अब बात आती है मुद्रा विनिमय सुविधा। ये आपके GS3 में आएगा और वृद्धि एवं विकास में आएगा। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किए गए समझौते या अनुबंध से है। वर्तमान संदर्भ में मुद्रा स्वैप को प्रभावी रूप से ऋण के रूप में देखा जा सकता है, जो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर के रूप में दिया जाएगा। साथ ही इसमें यह समझौता भी शामिल है कि ऋण और उसके साथ ब्याज का भुगतान श्रीलंकाई रुपये में किया जाएगा। केंद्रीय बैंक और संबंधित देश की सरकारों द्वारा अल्पकालीन विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया जाता है। यह समझौता श्रीलंका के लिए बाजार से उधार लेने की तुलना में काफ़ी सस्ता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि श्रीलंका विदेशी ऋणों के साथ साथ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस विनिमय समझौते में विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लेन देन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती है। विनिमय दर जोखिम, जिसे मुद्रा जोखिम के रूप में भी जाना जा सकता है, का आशय विदेशी मुद्रा के विरुद्ध आधार मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम है। बांग्लादेश की असामान्य स्थिति, जो बांग्लादेश है उसको अब तक अन्य देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदाता के रूप में नहीं देखा जाता है। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक रहा है और अभी भी अन्य देशों से अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। लेकिन 2 दशकों में बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने में कामयाब रहा है और वर्ष 2020 में दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आया। बांग्लादेश ने देश के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सफलता हासिल की है। इसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है, इसीलिए इस घटना को एक प्रकार से ऐतिहासिक माना जा सकता है। भारत के लिए श्रीलंका का दृष्टिकोण। वर्ष 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट स्वैप का अनुरोध किया था। साथ ही उन ऋणों पर स्थगन की भी मांग की थी जो श्रीलंका को भारत को चुकाना था। लेकिन कोलंबो बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण कंटेनर टर्मिनल परियोजना को रद्द करने के कोलंबो को फैसले पर भारत श्रीलंका संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे भारत ने क्रेडिट स्वैप के निर्णय को टाल दिया है। इससे पूर्व जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट स्वैप सुविधा प्रदान की थी। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। कितने? 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। और इस सौदे को सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने फरवरी माह में निपटा दिया था। इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया था। सौर के लिए स्वैप सुविधाओं हेतु रिजर्व बैंक की रूपरेखा। सौर मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर 2012 को लागू हुई थी।
संशोधित रूपरेखा 14 नवंबर 2019 से 13 नवंबर 2022 तक वैध है। दोस्तों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संग्रह कोष के भीतर एक स्वैप व्यवस्था की पेशकश करता है। स्वैप व्यवस्था का उपयोग अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। यह रूपरेखा भारतीय रुपए में स्वैप निकासी के लिए कुछ रियासत भी प्रदान करती है। यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते उन्हें द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुमान यह था कि क्षेत्रीय समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में केवल भारत ही ऐसा कर सकता है। हालांकि बांग्लादेश, श्रीलंका व्यवस्था दर्शाती है कि अब स्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है? परिभाषा: किसी देश के भुगतान संतुलन को आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि के दौरान शेष विषयों के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समग्र तौर बीओपी खाता अधिशेष या घाटा हो सकता है। यदि घाटा होता है तो उसे विदेशी मुद्रा खाते से पैसे लेकर निपटाया जा सकता है। यदि विदेशी मुद्रा खाते का भंडार कम हो रहा है तो इस परिदृश्य को बीओपी संकट के रूप में जाना जाता है। भुगतान संतुलन के घटक: चालू खाता, यह दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को दर्शाता है। पूंजी खाता, यह एक देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश के दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है। त्रुटि एवं चूक: कभी कभी भुगतान संतुलित नहीं होता है। इस असंतुलन को भुगतान संतुलन में त्रुटियां और चूक के रूप में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार: विदेशी मुद्रा भंडार एक विदेशी मुद्रा में निहित संपत्ति है जो केंद्रीय बैंक के पास होती है। इनमें विदेशी मुद्राएं, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती है। इन भंडारों का उपयोग देनदारियों को वापस करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। अब बात आती है मेघेदातु परियोजना कावेरी नदी की है, जो वो आपका जीएस सेकंड में आएगा। विवाद निवारण तंत्र, न्यायाधिकार, अंतर्राज्यीय संबंध, सहकारी संघवाद और जीएस फर्स्ट जल संसाधन। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सर्वोच्च न्यायालय, मेघेदातु परियोजना, कावेरी एवं उसकी सहायक नदियां। मेंस के लिए मेघेदातु परियोजना के संदर्भ में कावेरी जल विवाद, न्यायाधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का महत्व, कावेरी जल विवाद। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, द्वारा संयुक्त समिति गठित के निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है। यह संयुक्त समिति मेघेदातु में अनाधिकरण निर्माण गतिविधि के आरोपी की जांच करेगी, जहां कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मेघेदातु, जिसका अर्थ है बकरी की छलांग, कावेरी और उसकी सहायक आकर्षक नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेघेदातु है, ये यहाँ पर कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है। तो प्रमुख बिंदु क्या है? मेघेदातु परियोजना, इस परियोजना की कुल लागत 9000 करोड़ है। कितनी है? 9000 करोड़, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडार है और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2017 में सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। कब? वर्ष 2017 में। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को पहले ही जल संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से मंजूरी मिल चुकी है तथा अब इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से मंजूरी मिलना शेष है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो है ना MOEFCC, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये इसका मतलब है। तो
तो MOEFCC का अनुमोदन प्राप्त होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कावेरी वन्य जीवन अभ्यारण्य का 63% का 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। वर्ष 2018 में तमिलनाडु राज्य द्वारा परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील की गई है। हालांकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था, यह परियोजना तमिलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी। जून 2020 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी बैठक के दौरान तमिलनाडु ने परियोजना को लेकर पुनः अपना विरोध व्यक्त किया था। तमिलनाडु द्वारा विरोध के कारण क्या थे? तमिलनाडु जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना का विरोध करता है। कर्नाटक को इस मामले में निचले तटवर्तीय राज्य यानी तमिलनाडु की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय नदी पर कोई जलाशय बनाने का अधिकार नहीं है। यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के उस अंतिम निर्णय के विरुद्ध है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है या अन्य राज्य को अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संचित करने का अधिकार नहीं रखता है। CWDT और SC ने पाया है कि कावेरी बेसिन में उपलब्ध मौजूदा भंडारण सुविधाएं जल भंडारण और वितरण हेतु पर्याप्त थी। इसीलिए कर्नाटक का प्रस्ताव प्रथम दृष्टि में सीधे तौर पर खारिज किया जाना चाहिए। कावेरी नदी विवाद तमिल भाषा में सिर्फ पोन्नी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये शुरू हो रही है। ये जो ब्लू ब्लू जो दिख रही है ये आपकी कावेरी नदी है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ों से होता है तथा यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और इसे एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में गिरती है। इसके बाद पांडुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अकवर्ती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी कौन सी है? अकरवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। तो विवाद क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चूंकि इस नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है और केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ यह तमिलनाडु से होकर बहती है तथा पांडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इस विवाद में 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस विवाद का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच 1852 एवं वर्ष 1924 में हुए 2 समझौते भी इससे जुड़े हैं। इन समझौतों में इस सिद्धांत को शामिल किया गया था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी। हालिया विकास। वर्ष 1974 से कर्नाटक ने अपने 4 नए बने जलाशयों में तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद उत्पन्न हुआ। इस मामले को सुलझाने के लिए वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है, जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है, उसकी स्थापना की गई। सामान्य वर्षा की स्थिति में कावेरी नदी के जल को 4 तटवर्तीय राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में अंतिम आदेश 2007 तक पहुंचने में न्यायाधिकरण को 17 साल का समय लगा। मतलब 1990 से 2007 17 साल का समय लग गया। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि संकट के वर्षों में जल साक्षाकरण हेतु अनुपातिक आधार का उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने पुनः 6 वर्ष का समय लिया और वर्ष 2013 में आदेश को अधिसूचित किया। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके तहत कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय वर्ष 2018 में आया, जिसमें न्यायालय ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संबंधी घोषित किया।
और CWDT द्वारा जल बंटवारे हेतु अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तमिलनाडु को किए जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट, तमिलनाडु को 404.25 फीट मिलियन क्यूबिक फीट, केरल को 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट और पुडुचेरी को 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट प्राप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके तहत कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण और कावेरी जल विनियम समिति का गठन किया गया। आगे की राह क्या है? राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में निहित है, न कि संघर्ष में। स्थायी एवं पारिस्थितिक रूप से व्यवहार समाधान के लिए बेसिन स्तर तक योजना तैयार की जानी चाहिए। दीर्घावधि में वनीकरण, रिंकर लिंकिंग आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किए जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग जैसे सूक्ष्म सिंचाई आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये आप पढ़ रहे थे दी हिंदू से, स्रोत दी हिंदू। अब आता है RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, जो कि आपके GS3 और बैंकिंग क्षेत्र और NBFC में भी आएंगी। तो प्रीलिम्स में क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विनियम, अधिशेष स्थानांतरण, डिजिटल भुगतान, सकल घरेलू उत्पाद। और मेंस के लिए क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और भूमिका, महामारी में डिजिटल भुगतान की भूमिका, कोविड महामारी, आर्थिक विकास में अधिशेष की भूमिका। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु है विदेशी मुद्रा विनियम। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विदेशी मुद्रा लेन देन से लाभ 29,993 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,629 करोड़ हो गया। विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा बाजार से आशय यह है कि जहां एक मुद्रा का दूसरे के लिए कारोबार किया जाता है। सरकार को अधिशेष स्थानांतरण। मार्च 2021 की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रावधानों में तेज गिरावट और विदेशी मुद्रा लेन देन से लाभ के पश्चात RBI इस वर्ष सरकार को अधिशेष के रूप में एक उच्च राशि हस्तांतरित करने में सक्षम है। RBI ने सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, जिससे सरकार के वित्त को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस प्राप्ति से सरकार को बढ़ते कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। सरकार को अधिशेष देने का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अंतर्गत। कौन सी धारा के? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अंतर्गत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने के पश्चात संपत्ति में मूल्यह्रास, कर्मचारी और सेवानिवृत्त निधि में योगदान और उन सभी मामले हेतु जिनके लिए प्रावधान अधिनियम द्वारा या उसके तहत किए जाने हैं या बैंकरों द्वारा जो आमतौर पर प्रदान किए जाते हैं, रिजर्व बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को करना होता है। डॉलर के मुकाबले रुपया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3.5% मजबूत हुआ है मार्च 2020 के अंत से लेकर मार्च 2021 के अंत तक, लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य एशियाई के देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन काफ़ी वीक रहा है। बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में कमी। वर्ष 2020-21 में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले से संबंधित मामलों के कुल मूल्य में 25% की गिरावट आई है और यह गिरकर 1.38 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की संख्या में भी इस दौरान 15% की गिरावट देखी गई है। डिजिटल भुगतान। कोविड-19 महामारी ने भुगतान के डिजिटल माध्यमों के प्रसार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2020-21 में कुल डिजिटल लेन देन की मात्रा 4,371 करोड़ थी,
जबकि वर्ष 2019-20 में यह 3,412 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 में भारत की वित्तीय प्रणाली में फिनटेक की संभावनाएं काफी हद तक डिजिटल उपयोग के प्रसार पर निर्भर करेंगी। वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किए जाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे नवाचार केंद्र, नियामक सैंडबॉक्स और ऑफलाइन भुगतान समाधान जैसे विभिन्न पहलों पर जोर दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक देश भर में बैंक शाखाओं और एटीएम के स्थान का पता लगाए जाने के लिए जियो टैगिंग ढांचे का विस्तार करने पर जोर दे रहा है, जिससे देश भर में उनके सटीक स्थानों का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा सीमा पार लेन देन की सुविधा के लिए भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली का और लाभ उठाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है और ऑपरेशन के लिए कॉरिडोर स्थापित करने तथा शुल्क समाप्त करने की भी समीक्षा की जा रही है। तरलता सुनिश्चित करना। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के अनुरूप वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय प्रणाली में तरलता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए मौद्रिक संचरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। मौद्रिक संचरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करेगा जिसके द्वारा एक केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति घटकों को वित्तीय प्रणाली के माध्यम से व्यवसायों और घरों को प्रभावित करने हेतु प्रेषित किया जाता है। आर्थिक विकास। जैसे जैसे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी और संक्रमण के मामलों में गिरावट होगी, वैसे ही आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी, जो कि मजबूत बेस इफेक्ट द्वारा समर्थित होगी। बेस इफेक्ट दो डेटा बिंदुओं के बीच तुलना आधार के प्रभाव को संदर्भित करता है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 10.5% की दर से बढ़ोतरी की संभावना की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक करना। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो ये करंट अफेयर का सीरीज चल रही है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, अब हम मतलब थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और हम थोड़ा सा न्यूज़ को हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो भी न्यूज़ है, जैसे ये वाली न्यूज़ थी जो दी हिंदू है वहाँ से ली गई थी, ये आपकी कावेरी वाली, ये भी आपकी दी हिंदू से ली गई थी और इंडियन एक्सप्रेस, मतलब जो भी है, जो भी बड़े बड़े अखबार हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान, तो ये सभी चीज़ें वहाँ से आती हैं। ये दृष्टि IAS जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था, ये स्रोत उनकी साइट से हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक